ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत वैद्युत विभव चैप्टर के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसका पथ किस तरह का होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन वो दो तरह से पूछते हैं। एक तो इस तरह से पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ है वो परवलयाकार होता है। तो इसको हम किस तरह से सिद्ध करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से समझने वाले। एक बात और, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका समीकरण निकालते हैं। जैसे अगर कहीं इक्वेशन के दौरान लास्ट में मेरा आता है y = mx + c, तो फिर हम कह देते हैं ये समीकरण हमारा देखो सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, तो इसका पथ सरल रेखी होगा। और अगर हमारा इक्वेशन x² = x² + y² = a² आता है, तो फिर हम ये कहते हैं देखिए ये समीकरण वृत्त को दर्शाती है, अतः इसका पथ वृत्ताकार होगा। और अगर हमारी इक्वेशन y = cx² के रूप में आती है, ये समीकरण परवलय को डिनोट करती है। किसको दर्शाती है? परवलय को। तो फिर हम कह देंगे कि ये परवलय की समीकरण है, तो ये परवलय को प्रदर्शित करेगी। तो कहने का मतलब ये है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं। वो इक्वेशन हर आकृति की अलग अलग होती है। सरल रेखा की अलग होगी, वृत्त की अलग होगी, दीर्घवृत्त की अलग होगी, परवलय की अलग होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे उसमें जो हमारा आवेशित कण है उसका पथ परवलयाकार होता है। और वो किस तरह से होता है, इसकी जो इक्वेशन आएगी लास्ट में निकलकर वो y = cx² के रूप की आएगी। तो हम लास्ट में कहेंगे आपसे देखिए ये समीकरण y = cx² के समरूप है और ये किसको प्रदर्शित कर रही है? परवलय को। तो हमारी जो समीकरण होगी वो परवलय को प्रदर्शित करेगी, इसलिए आवेशित कण का जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं आज के इस लेक्चर में। देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दो तरह से आता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, यानी जब कोई आवेशित कण है एक समान वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो उसका पथ किस तरह का होता है। अथवा ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, सिद्ध कीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है, यानी परवलय के आकार का, यानी पैराबोलिक होता है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले धातु की दो समांतर प्लेटें मानते हैं। समांतर प्लेटें इसलिए यहाँ पर लगाते हैं ताकि हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। अब वैद्युत क्षेत्र अपने आप तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर दो समांतर प्लेटें ले ली हैं और दोनों समांतर प्लेटों में खास बात है, एक प्लेट तो हमने ली है पॉजिटिव, यानी एक है प्लेट हमारी धनात्मक। जैसे ऊपर वाली प्लेट हमने ले ली धनात्मक और नीचे वाली प्लेट हमने ले ली ऋणात्मक। अगर धातु की दो प्लेटें हैं, एक उसमें धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और वो हम इस तरह से समांतर इस तरह से रख दें तो क्या होगा, इस दौरान ये होगा इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है और ऋणात्मक की ओर होती है। यानी अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर मतलब नीचे की ओर होगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसी की ओर होगी। तो इस दौरान होगा ये प्लस माइनस की वजह से, यानी इन समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होगा प्लस से माइनस की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे देखिए यहाँ पर समांतर प्लेटें लेने का मतलब यही है, एक हमने धनात्मक ली है एक ऋणात्मक ली है, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और वैद्युत क्षेत्र बन रहा है मेरा प्लस से माइनस की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। और वैद्युत क्षेत्र को मानते हैं कैपिटल ई से, ये सदिश राशि है तो ये मेरा हो गया ई वेक्टर। यानी यहाँ से अब हमें ये समझ में आया, ये दो धातु की समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र बनना है ऐसे बनना है, जैसे हमारे हाथ में स्टिक है इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर। अब इसमें क्या होगा, कोई आवेशित कण यानी उस पर पहले से ही चार्ज है वो इसमें गति करेगा। तो जब गति करेगा इसमें वो प्रवेश करेगा तो उसका पथ किस तरह का होगा, और पथ उसका होगा परवलयाकार। हमें इस क्वेश्चन में उसी को प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक कण को मानते हैं। जैसे ये कोई हमारा कण है, देखते रहना बड़े गौर से।
कण है तो कण का कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को हमने m मान लिया, और कण आवेशित है तो उसके आवेश को हम लोग q मानते हैं, तो आवेश को हमने q मान लिया। और इसका जो वेग है वो वेग है हमारा v, वेलोसिटी v मान लिया, वेग v मान लिया। अब जो ये कण है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है 90 डिग्री पर, यानी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है ऊपर से नीचे की ओर, और कण प्रवेश कर रहा है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कोण कितने का बन रहा है, 90 का, यानी वैद्युत क्षेत्र है ऊपर से नीचे की ओर इस डायरेक्शन में, और कण प्रवेश कर रहा है ऐसे। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन बन रही है ये वाली, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में और कण जा रहा है इस दिशा में, यानी वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। जैसे ही ये इसमें प्रवेश करेगा, यानी जैसे ही ये कण यहाँ आएगा, ये कण जैसे ही यहाँ पर आया, ये वाला कण जैसे ही यहाँ पर आएगा, अब क्या होगा, अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में आता है तो हमें पता है उस पर वैद्युत बल लगता है, और वैद्युत बल की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, ऋणात्मक की ओर होती है। नेगेटिव चार्ज अपनी ओर उसको खींचता है, धनात्मक उसको धक्का देता है दूर की तरफ। यानी जैसे ही ये वाला कण यहाँ पर आएगा, इस आवेशित कण पर जो वैद्युत बल होगा वो नीचे की ओर लगेगा, इधर की ओर, यानी इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, और वैद्युत बल को हम लोग मानते हैं F। और किसी वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत बल निकालने का सूत्र होता है F = Q × E। क्या होता है हमारा, Q × E। Q है इस कण पर ये आवेश, और E है वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल का सूत्र है। अब देखिए, जब आप यहां पर खड़े हैं, आप खुद सोचें इस चीज को, ऊपर से बल लग रहा है और नीचे कोई खींच रहा है, तो आप क्या सामने जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो इस दौरान होगा ये, इसका जो वेग v है, यहाँ पर ऊपर से दबाव पड़ रहा है, ये नीचे खींच रहा है और ये जाना आगे जा रहा है, तो इस दौरान होगा ये, इसका जो वेग v है वो दो घटकों में टूट जाएगा। यानी जो वेग v है, वेग हमारी सदिश राशि है, वो दो वेक्टर्स में टूट जाएगा, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। देखो अगर हम इसमें अक्षों में बनाना चाहें तो ये जो अक्ष है ये वाली, वो है हमारी x अक्ष, और जो ये नीचे अक्ष है ये है हमारी y अक्ष। तो जो x अक्ष है वो हमारी क्षैतिज है, और जो y अक्ष है वो हमारी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है, लंबवत है। तो यानी जैसे ही ये आवेशित कण यहाँ पर आएगा, उसका जो वेग v है वो दो घटकों में टूट जाएगा, यानी उसके वेग के दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो वो आगे जाना चाह रहा है, ठीक है, दूसरा उस पर वैद्युत बल लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो मजबूरन वो जाना तो इधर चाह रहा है लेकिन इधर नहीं जाएगा, उस पर ऊपर से दबाव पड़ रहा है, नीचे की ओर वैद्युत बल लग रहा है, यानी वो इस तरह से ऐसे आएगा ऊपर से नीचे की ओर, यानी दूसरे केस में वो यहाँ आएगा। अब बल फिर यहाँ लग रहा है, यहाँ भी तो लग रहा है, यहाँ भी तो बल लग रहा है नीचे की ओर, अब ऊपर से फिर बल लग रहा है, तो इस तरह से होता हुआ इस तरह से, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर वैद्युत बल लग रहा है, तो यानी वो इस तरह से यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब ये है, उसका जो पथ होगा इसका आवेशित कण का, वो इस तरह का होगा, इस तरह आएगा वो। अब आप देख सकते हैं ये जो उसका पथ बन रहा है वो परवलय के आकार का है, ये इस तरह की जो शेप होती है परवलय की होती है। अब ये तो हमें दिख रहा है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पथ हमारा परवलय आकार है। अब इसके लिए हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो जो इक्वेशन निकलेगी उसकी सहायता से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये जो पथ बना है वो समीकरण परवलय को बता रहा है, इसलिए इसका पथ परवलय आकार होगा। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर गौर ये करें, जो हमारा वेग है v वो दो भागों में टूटा है, एक तो इधर और एक तो इधर। यानी जो इधर ये हमारा जो x अक्ष है, ये जो x अक्ष है, x अक्ष पर जो वेग है उस वेग को हमने मान लिया ux, और जो y अक्ष पर वेग है उस वेग को हमने मान लिया u/, y अक्ष पर वेग u/, x अक्ष पर वेग ux। अब आप खुद देखिए इस दौरान जो x अक्ष की ओर जा रहा है वो इसी वेग की वजह से जा रहा है, उस वेग को हमने नाम दे दिया v, उस वेग को हमने क्या नाम दे दिया है v। और जो नीचे आ रहा है y अक्ष की ओर, वो उस वेग का नाम क्या है हमारा v, uy। तो यानी जो हमारा वेग v था वो दो घटकों में टूट गया, एक ux और एक uy। ux इसको आगे की ओर ले जा रहा है, uy इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो आप ये कण जैसे यहाँ पर है, तो इस जगह पर जो इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा इस जगह पर वो हमारा कितना होगा, 0। देखिए यहाँ पर जब वो खड़ा है तो वेग इसका नीचे नहीं गया, यानी इससे वो आगे बढ़ा है। जब वो आगे बढ़ा है तो उसका जो वेग होगा इस दौरान आगे क्षैतिज वेग चलेगा, यानी आगे वो क्षैतिज वेग से जाएगा, ux जो हमारा v है इस वेग से आगे चढ़ेगा। यानी अगर वो यहाँ पर है तो इस दौरान उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग, यानी ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट नीचे चला गया हो, नीचे नहीं गया है, वो यहाँ से आगे बढ़ा है, तो आगे बढ़ने की वजह से इसका जो क्षैतिज वेग है ux वो इसको इधर ले जा रहा है आगे की ओर। तो इस पॉइंट पर यानी शुरुआत में उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग uy होगा वो 0 होगा।
अब 0 होगा तो यानी ये इसका जो क्षैतिज वेग है, इस दौरान इसने जब दूरी तय की, जो विस्थापन तय किया, वो हमने दूरी मान ली यहाँ पर देखना, और इसने बाई अक्ष पे भी दूरी तय की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को हमने मान लिया y। अब देखें ये जो कण है आवेशित कण, उसने दोनों अक्षों पर दूरी तय की, x अक्ष पर इधर की ओर और y अक्ष पर ऐसे, ये y अक्ष पर दूरी भी तय की उसने और x अक्ष भी। तो यहां पर हम पहले x अक्ष पे दूरी निकालेंगे, फिर निकालेंगे y अक्ष पे दूरी कितनी है, और ये निकालने के बाद ही हमारी समीकरण मिल जाएगी। और उस समीकरण से हम लोग सिद्ध कर देंगे कि देखिए ये समीकरण परवलय को बता रही है, इसलिए इसका पथ परवलयाकार होगा। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद आप इसका ये वर्णन माना लिखेंगे। तो देखिए हमने इसी बात को लिखा है कि माना धातु की दो समांतर प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ऊपर से नीचे की ओर है। हमने पहले प्लेटें मानी, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ऊपर से नीचे की ओर है, हो गया, ठीक है। फिर आगे स्मॉल एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक क्षैतिज दिशा में v वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो ये कण हो गया जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है, वेग v है, क्षैतिज दिशा है, मतलब ये क्षैतिज है, जमीन के समांतर, इसको क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। अब वैद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर और कण प्रवेश कर रहा है उसके लंबवत प्रवेश करता है। फिर आगे लिखा है कण वैद्युत क्षेत्र में t समय में, स्मॉल t समय में, जब ये यहां से यहां तक आया है तो कुछ दूरी, तो उसका कुछ समय लगा होगा, उस समय को मान लिया t। क्षैतिज दूरी यानी क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय की है वो दूरी है x, तथा ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर कहते हैं लंबवत को, वर्टिकल को, तो ऊर्ध्वाधर दूरी उसने जो यहाँ से यहाँ तक तय की है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने दूरी तय की है वो हमारी कितनी है, स्मॉल y। यानी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दूरी है वो है हमारी स्मॉल y। इसको यहाँ तक रहने दें आप, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है उसने वो है स्मॉल y। देखिए यहाँ से वो कितनी नीचे गया है वो स्मॉल y, और यहाँ से वो कितनी दूर दिशा में गया वो हमारी स्मॉल x। ये करने के बाद और अब हम देखते हैं x अक्ष की ओर उसकी दूरी कितनी तय की उसने, और फिर हम देखेंगे y अक्ष की ओर उसने कितनी दूरी तय की, यानी हम x और y इन दोनों के मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश यानी x अक्ष की दिशा में x अक्ष के अनुदिश कण का, और कण जो है वो हमारा आवेशित है, कण द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए जब हम कण द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे तो दूरी का हम लोग एक सूत्र जानते हैं, दूरी इक्वल टू मेरा होता है चाल और गुणा समय। आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणा समय। अब देखिए x अक्ष के अनुदिश कण द्वारा तय की गई दूरी, अब x अक्ष हमारा इस दिशा में ये है, तो x अक्ष के अनुदिश उसने कितनी दूरी तय की, x, तो यहाँ पर दूरी हमारी आ जाएगी x इक्वल टू, अब x अक्ष के अनुदिश जो चाल है, x अक्ष के अनुदिश जो चाल है वो हमारी ux, और ux x अक्ष के अनुदिश जो वेग है उस वेग को हमने क्या माना है v, तो यहाँ पर चाल की जगह आ जाएगा उसका वेग v इंटू समय, और समय को हमने कितना माना है t समय में। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया है तो समय तो सेम ही लगा हुआ दोनों में, और समय का मान क्या हमारा t, तो समय यहाँ पर हो गया हमारा t। अब यहाँ से देखिए हम t का मान निकाल लें, तो जब t की वैल्यू निकालेंगे गुणा में इसको भाग में भेज दो, इधर पक्षांतर कर दो, यहाँ से t इक्वल टू मेरा आ जाएगा x अपॉन v। देखिए हमने यहाँ से t जो हमारा समय है उसका मान निकाल लिया और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। इस t की वैल्यू निकाली है, ये भी गुणा में था तो भाग में भेज दिया। ये हमने निकाल लिया x अक्ष के अनुदिश ये कण कितनी दूरी तय की उसने। अब हम देखेंगे कि इसने y अक्ष के अनुदिश यानी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने y अक्ष के अनुदिश ये वाली ये कितनी दूरी तय की। अब इसके लिए देखो हम गति का समीकरण लगाएंगे दूसरा। देखिए हमारी एक तरह की ऊंचाई हो गई और इसका जो वेग है y अक्ष के अनुदिश वो हमारा uy, और समय लग रहा है, और इस दौरान त्वरण भी होगा, त्वरण को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम निकालेंगे y अक्ष के अनुदिश कण द्वारा तय की गई दूरी। तो देखें इधर y अक्ष के अनुदिश कण द्वारा तय की गई दूरी। अब जब y अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो हम गति के दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमें हाइट दे रखी है, ऊंचाई हो जाएगी, और वेग दिया है, समय दिया है, और त्वरण तो इसमें उत्पन्न होगा। जब यहाँ पर वेग कुछ है वहाँ वेग है अलग है, इस वजह से। तो y अक्ष के अनुदिश तो गति का दूसरा समीकरण लगा दिया हमने,
गति का दूसरा समीकरण, और ये ऊंचाई के केस में लगाएंगे, ऊपर से नीचे के केस में। तो हमारे यहाँ पर होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ पर त्वरण a हम लेंगे तो त्वरण हो जाएगा हमारा a टी स्क्वायर। देखिए हमने सूत्र लगा दिया h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वेग है, यहाँ पर जो वेग है u, वो हम बाई h के अंदर से लेंगे, ये वाला। देखिए बाई h पे ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल लें, ऊर्ध्वाधर दूरी निकाल लें, तो हम यहाँ पर वेग ये लेंगे u बाई। तो यहाँ पर हम सफिक्स में ये वेग लगाएंगे u बाई। तो h इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारा काम यहाँ पर ये है, हम इनकी वैल्यू कैसे निकालें, कैसे लगाएंगे यू टी का, यू वाई का मान। तो देखिए इस कण के लिए यहाँ पर यू वाई यानी बाई अक्ष पर जो वेग है इस दौरान वो हमारा कितना है, 0। तो यानी इस केस में हम लोग यू वाई की वैल्यू लगाएंगे 0, और देखें यू वाई की वैल्यू लगाएंगे 0। और देखिए त्वरण कैसे निकालेंगे, ए, और ए कैसे निकालेंगे। तो ए इक्वल टू सूत्र मेरा होता है एफ अपॉन एम। ए इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। ये सूत्र तो हम लोगों ने पढ़ा, एफ बराबर एम ए होता है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम, और एफ हमारा कितना है, क्यू इंटू ई। एफ है यहाँ पर वैद्युत बल, और वैद्युत बल का जो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र में, वो हमारा होता है क्यू इंटू ई। तो एफ को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, क्यू इंटू ई और अपॉन एम। तो कहने का मतलब हम त्वरण ए इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे क्यू ई अपॉन एम। तो त्वरण की वैल्यू ए इक्वल टू हम पुट करेंगे यहाँ पर क्यू ई अपॉन एम, और यू बाई यानी उसका जो बाई एच के अंदर वेग है वो है हमारा 0। और देखें एच क्या है, एच है उसकी हाइट, यहाँ से देखें, और हाइट उसके द्वारा बाई एच पर जो तय की गई है दूरी वो हमारी कितनी है, बाई। तो यानी हम एच की जगह इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर वाई। तो देखिए अब हमारी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, एच को हम लिखेंगे वाई, एच को वाई लिखते हैं। तो ये मेरा हो गया वाई इक्वल टू यू वाई की वैल्यू है हमारी 0, तो 0 पुट की इंटू टी, टी हमारा समय है। तो देखिए चाहे हम एक्स अक्ष के दूरी तय की हो उसने, चाहे उसने बाई अक्ष पर दूरी तय की हो, जब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो बराबर समय में आया होगा। यानी एक्स अक्ष के लिए जो हमारा समय टी है वही समय हमारा बाई अक्ष के लिए भी होगा। यानी ये कर जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो जो उसने एक्स अक्ष पे विस्थापन तय किया है और जो बाई अक्ष पे किया है उन दोनों में बराबर समय लगा हो। तो इस वजह से हम टी का मान यहाँ भी यही लगाएंगे। टी की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स अपॉन वी और प्लस 1/2। अब ए की वैल्यू हमने देखो यहाँ से निकाल ली है, ए इक्वल टू कितना हमारा क्यू ई अपॉन एम। तो ए की जगह हमने पुट किया क्यू ई अपॉन एम, और इसके बाद हमारा क्या है, टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर दें। देखिए टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन वी, और उसका क्या है हमारा स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यू की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ टी की पुट कर दी, यहाँ भी टी की कर दी। अब देखिए हम 0 का जब गुणा करेंगे तो संख्या ये पूरी 0 हो जाएगी, पहला पद। y इक्वल टू मेरा आ जाएगा 0 प्लस देखो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया, 1/2 क्यू ई अपॉन एम, ये तो लिखा ही है। अब यहाँ पर ये होल वर्ग है तो x पर भी वर्ग आएगा, b पर भी आएगा। तो x पर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन v पे आएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। ये समीकरण आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा केवल यही पद मिलेगा। कौन सा पद मिलेगा, केवल ये मिलेगा। अब इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, यानी ये करने के बाद आप उधर पहुंचना। तो हमारा क्या आ गया, देखें y इक्वल टू आ गया, गौर करें y इक्वल टू, देखिए 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा केवल यही पद मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2 क्यू ई अपॉन एम। देखिए 1/2 क्यू ई अपॉन एम, वी स्क्वायर को मैंने इसके साथ कर दिया एम के साथ, तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। देखिए कर कुछ नहीं किया हमने, इसको इसके साथ लिख दिया। अब इसको देखें, आप इसको देखें, इस वाले पद को देखें, लिख सकते हैं सी, और पीछे क्या चल रहा हमारा, एक्स स्क्वायर। यानी ये देखिए आप, ये जो हमारी समीकरण निकली है ये वाली, वो हमारी किसको बता रही है, ये हमारी किस फॉर्म की है, ये हमारी इस जैसी है, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। और y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर जो समीकरण होती है वो समीकरण होती है हमारी परवलय की। किसकी होती है, परवलय की। यानी जो हमारी समीकरण ये निकली है, ये जो हमारा समीकरण लिख रहा है, समीकरण नंबर 1, हमारा फाइनल आंसर यही है। तो हमारी जो समीकरण नंबर 1 है वो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के समरूप है, इसी के समान है। तो जब ये समीकरण परवलय की है तो ये भी किसको दर्शाएगी, परवलय को। तो यानी यहाँ से हम लिख देंगे, चूंकि समीकरण जो हमारा निकला है 1, वो किसको दर्शा रहा है, देखिए जो समीकरण 1 है वो हमारा y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के समरूप है, मतलब इसी के समान है, इसी के समान रूप का है। और ये समीकरण किसको बताती है, परवलय को।
जो कि परवलय को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? परवलय को, जो कि परवलय को प्रदर्शित करती है। अब आप ये बताइए, जो ये समीकरण परवलय को प्रदर्शित कर रही है, तो हमने जो समीकरण निकाली है वो भी तो परवलय को प्रदर्शित कर रही है। ये समीकरण किसको प्रदर्शित कर रही है? परवलय को। अतः क्या सिद्ध हो गया? अतः सिद्ध हो जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ है परवलयाकार होता है। अतः सिद्ध होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है, यानी परवलय के आकार का होता है, परवलयाकार होता है। तो देखिए, हमने बड़ी आसानी से समीकरण के द्वारा सिद्ध कर दिया, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। ये जो पथ है वो कैसा हमारा? परवलयाकार, क्योंकि ये जो समीकरण हमारी निकली है y = 1/2 QE/mv² × x², ये समीकरण हमारी किस जैसी है? ये हमारी है y = cx² के समरूप है। जब ये समीकरण, ये वाली समीकरण किसको बता रही है? परवलय को। तो ये समीकरण इसी के जैसी है, यानी ये जो समीकरण है वो इसके जैसी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो हमने समीकरण निकाला है वो परवलय को प्रदर्शित कर रहा है। जब परवलय को प्रदर्शित कर रहा है तो पथ भी किसका होगा? परवलय का ही होगा। यानी कहने का मतलब उसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हमने बड़ी आसानी से ये सिद्ध कर दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें आज की लेक्चर कैसी रही। थैंक यू।